मैंने बहुत से लोगों को कहते सुना है कि शूटिंग के लिए शारीरिक कसरत की ज़रूरत नहीं, बस खड़े रहना होता है। शूटिंग निश्चित रूप से एक मानसिक खेल है क्योंकि जब आप लेन पर होते हैं तो सिर्फ आप होते हैं। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन स्कूल गया। नमस्ते, मैं मनन हूँ। आज ईशा तकजाले से बात करके खुशी है। वो 18 साल की भारतीय जूनियर एयर राइफल शूटर हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कई पदक जीते हैं और मैं उनकी यात्रा जानने को उत्सुक हूँ। नमस्ते ईशा, माइक एंड मैजिक में आपका स्वागत है। समय निकालने के लिए धन्यवाद। हे मनन, शुक्रिया। तो आपकी पहली शूटिंग कब हुई? तब आप कितने साल के थे? क्या आप हमें शूटिंग के सफ़र के बारे में बता सकते हैं? 9 या 10 साल की उम्र में मैंने शूटिंग शुरू की। इस खेल में मुझे करीब 8-9 साल हो गए हैं। शूटिंग से पहले मैंने कई खेल आजमाए हैं। मैं शतरंज, बैडमिंटन, बास्केटबॉल खेलता था, पर पिताजी बोले चलो कोई व्यक्तिगत खेल। असल में मैंने बास्केटबॉल हाइट बढ़ाने के लिए जॉइन किया था जो साफ नहीं हुआ। फिर मैं शूटिंग में आ गया और ये मेरे और परिवार के लिए बहुत नया था। लेकिन ये मेरे स्कूल में था तो मैंने इसे अपने स्कूल से शुरू किया। फिर मैं अमरावती चला गया और वहीं मुझे अपनी पेशेवर ट्रेनिंग मिली। मैंने राष्ट्रीय और टीम ट्रायल्स के लिए क्वालिफाई किया। स्कूल स्तर पर अच्छा था, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं। तो मेरे कोच ने मुझे मुंबई जाकर लक्ष्य में सुमन मैम से ट्रेनिंग लेने को कहा। और मुझे लगता है कि यह मेरे शूटिंग करियर का सबसे अच्छा फैसला है क्योंकि वो मैं अपनी प्रगति देख सकता हूँ। अभी भी मैं हर कदम पर बेहतर होता जा रहा हूँ, भले ही कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, मैं उनसे निकल कर बेहतर कर पाता हूँ। अपनी पहली बंदूक लेना खास रहा होगा। कैसा रहा अनुभव? मुझे यकीन है माता पिता के साथ ही लिया होगा। मज़ा आया तो ये तब की बात है जब मैं शायद 10 साल का था। मैं बस छर्रे लेने गया था, वो शूटिंग वाले छर्रे जिनकी हमें ज़रूरत थी। हमारे स्कूल में बंदूक थी लेकिन मैं बस छर्रे लेने गया था और मैं अपने पिता के साथ वहाँ गया। दुकान के मालिक ने हमें बताया कि उनके पास बंदूकें भी हैं, तो उसने हमें बंदूक दिखाई। पिताजी बोले ठीक है ले लेते हैं। मैं बोली क्या आप सच में? मैंने अभी खेल शुरू किया है, अभी नहीं ले सकती। स्कूल में तो है ही, अभी क्यों लें? वह बोले नहीं, अगर तुम गंभीर हो तो ले लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। और हाँ, वह मेरा पहला अनुभव था। खेल के बारे में बताइए और प्रतिस्पर्धी शूटिंग में क्या होता है? तो शूटिंग एक ओलंपिक खेल है और शूटिंग में बहुत सारी स्पर्धाएं हैं। मैं 10 मीटर एयर राइफल करता हूँ, 50 मीटर राइफल भी है जिसमें 3 पोजीशन होती हैं, प्रोन, नीलिंग और स्टैंडिंग। फिर पिस्टल है, पिस्टल में भी कई स्पर्धाएं हैं, 10 मीटर, 25 मीटर, शायद 50 मीटर। फिर शॉटगन है जिसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, पर हाँ ये इवेंट्स हैं। शूटिंग में अंक कैसे मिलते हैं? मैं हमेशा से जानना चाहता था। क्या आप बता सकते हैं? तो हमारे पास 2 राउंड होते हैं, क्वालिफिकेशन और फाइनल। हमारा टारगेट होता है 10 रिंग, बहुत छोटी होती है, एक छोटे से डॉट जैसी। अगर आप उस डॉट को छूते हैं तो वो 10 है। जब हम पेपर टारगेट पे शूट करते थे तो वो डॉट 10 गिना जाता था, और अगर आप डॉट मिस करते हैं तो वो 9 है, मतलब आप एक पॉइंट मिस करते हैं। 9 या 8 मारने पर अंक छूट जाते हैं, पर अब यह दशमलव में है, तो एक अंक चूकने पर भी आप उन अंकों से उबर सकते हैं। और 10-9 सबसे ऊंचा शॉट है, लक्ष्य का केंद्र है, और फिर 10-9, 10-8, 10-7 ऐसे चलता है। शॉट सीक्वेंस कैसा दिखता है? यह एक लंबी प्रक्रिया है। तो पहले हम गोली डालते हैं, मैं एक गहरी सांस लेता हूँ, फिर मैं उसे उठाता हूँ, फिर से मैं बस सांस लेता हूँ और सांस पर ही ध्यान देता हूँ क्योंकि शूटिंग पूरी तरह सांस लेने के बारे में है। तो आपको बस सांस के साथ स्वाभाविक रहना होगा, ये सबसे स्वाभाविक और बुनियादी चीज़ है, लेकिन साथ ही इस पर महारत हासिल करना सबसे मुश्किल है। तो मैं शूट के साथ हूँ सांस लेते हुए, फिर मैं सिर घुमाता हूँ और सांस के साथ गाल रखता हूँ, निशाना जांचता हूँ और फिर केंद्र में आता हूँ।
और पूछो। और अच्छे से पूरा करें से तो हाँ यही क्रम है। बात प्रतिस्पर्धी शूटिंग शुरू करने के लिए कौन सी किट चाहिए? तो ये बहुत सख्त मटेरियल है, बहुत आप उस मटेरियल में हिल नहीं सकते। ओह, इसे पहनने पर आपकी चाल रोबोट जैसी हो जाती है। ओह, हमारे पास इसी मटेरियल के ट्राउज़र और जैकेट हैं, तो आप बैठ नहीं सकते। आपको बस ओह, अगर बैठना है तो जिप खोलनी पड़ती है। आपको आपको पूरा किट ही खोलना पड़ता है अगर आप बैठना चाहते हैं। तो इससे स्थिरता मिलती है, हम उस किट में ज़्यादा हिलते नहीं। और हमारे पास जूते, दस्ताने, टोपियाँ और हाँ, वो शूटिंग किट है। आपके किट में पसंदीदा चीज़ें क्या हैं? ये मेरी टोपी है। हम यहाँ रोशनी रोकने के लिए टोपी पहनते हैं और मेरी टोपी पर पिन्स लगी हैं। जब भी हम मैचों के लिए दूसरे देश जाते हैं, हमें उन प्रतियोगिताओं के पिन्स मिलते हैं या हम दूसरे देश के खिलाड़ियों से पिन्स बदलते हैं। तो मेरी टोपी पर बहुत सारी पिन्स हैं और यही टोपी के बारे में मेरा पसंदीदा हिस्सा है। हाँ, आप कितनी बार और किस तरह से ट्रेनिंग करते हैं, कोच के साथ या अकेले? मैं हफ्ते में 6 दिन ट्रेनिंग करता हूँ, एक दिन छुट्टी होती है। मैं अपने कोच सुमा शर्मा और स्मिता मैम के साथ ट्रेनिंग करता हूँ। मैं लगभग 3 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ, वार्म अप वगैरह मिलाकर यह 4-5 घंटे लेता है। घर पर भी अभ्यास? नहीं, लक्ष्य शूटिंग क्लब में। मैं खुद एक खेल प्रेमी हूँ, तो मैं यह जानना चाहता था, क्या शूटिंग के लिए कोई विशेष कसरत या व्यायाम होता है, या फिर जैसा कि आप जानते हैं ये तो बस एक स्थिर या गतिहीन खेल है? ऐसा नहीं है। तो मैंने सुना है कि शूटिंग के लिए शारीरिक कसरत नहीं चाहिए, बस खड़े रहना होता है। पर हमें वहाँ 2 घंटे खड़े रहना पड़ता है। एक प्रतियोगिता में हमें लगातार 1.5 घंटा खड़ा रहना पड़ता है। तो हमें काफ़ी शारीरिक प्रशिक्षण चाहिए। सबसे ज़रूरी हैं कोर, पीठ, पैर और हाथ, क्योंकि उतनी देर खड़े रहने के लिए शरीर पर स्थिरता और नियंत्रण ज़रूरी है। आखिरी शॉट तक हमें नियंत्रण और स्थिरता चाहिए। सो रोज़ कसरत करनी होगी। लोग कहते हैं कि शूटिंग एक तरह से रग्बी, फुटबॉल जैसे शारीरिक खेल से ज़्यादा दिमागी खेल है। तो आप अपने दिमाग को इस खेल के लिए कैसे प्रशिक्षित करते हैं? शूटिंग निश्चित रूप से एक मानसिक खेल है, क्योंकि जब आप लेन पर होते हैं तो सिर्फ आप होते हैं, आपके साथ कोई और नहीं होता। आप लगभग 1-1.5 घंटे तक अपने विचारों के साथ होते हैं और आपको उन विचारों को रोकना होता है और मैच में आपके उन 60 शॉट्स पर ध्यान केंद्रित करना होता है और ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। 20-30 शॉट्स के बाद भी मेरे लिए अभी भी मुश्किल हो जाता है। आप बस वो लय खोने लगते हैं। उन शॉट्स के बाद कभी-कभी प्रवाह मिलता है, कभी-कभी खोने लगते हैं, पर मैं अपने मानसिक कार्य के लिए रोज़ अभ्यास करता हूँ। मैं सुबह योग और प्राणायाम करता हूँ और कई श्वास अभ्यास भी करता हूँ, कई विजुअलाइजेशन भी करता हूँ। और हाँ, क्या आपने भारत या विदेश में कोई वर्कशॉप अटेंड की है? मैंने गो स्पोर्ट्स के कई वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं, जिनसे मुझे काफ़ी मदद मिली है। उनके लिए कहीं बाहर नहीं गया, फिर भी अटेंड किए हैं। क्या खेल बदला या कोई असर नहीं? हाँ, मिला। किसी मोड़ पर आपको कुछ बहुत छोटे बिंदु मिलते हैं जो बहुत बड़ा फ़र्क डालते हैं, तो मुझे वे बिंदु मिले। हाँ, पढ़ाई और शूटिंग एक साथ कैसे संभालते हैं? क्या ये मुश्किल है? तो मैंने अपनी 12वीं पूरी कर ली है। मुझे पढ़ाई की ज़्यादा चिंता नहीं है अभी, लेकिन यह मुश्किल था क्योंकि मैं स्कूल नहीं गया था। शायद मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन स्कूल गई और सब कुछ संभालना मुश्किल था, लेकिन मेरे सहपाठियों और माता-पिता ने उस समय मेरी बहुत मदद की। और बोर्ड से पहले मेरे हमेशा मैच होते थे। 10वीं बोर्ड से पहले मेरा एक मैच था। 12वीं बोर्ड के बीच मेरा मैच था और ये मुश्किल था, पर कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ता है। खेल के साथ पढ़ाई छोड़ नहीं सकते, दोनों करने पड़ते हैं। तो ठीक है। तो एक और सवाल था, आपने बताया था आप वर्कआउट करते हैं, किस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, और वर्कशॉप्स के बारे में भी कौन सी अटेंड की थी?
तो व्यायाम की बात करें तो हम ज़्यादातर अपने कोर पर काम करते हैं क्योंकि यह लंबे समय तक उस स्थिति में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे वार्म अप में प्लैंक्स और क्रंचेस जैसे कई कोर एक्टिवेशन शामिल हैं और असल में हम पीठ की काफ़ी कसरत करते हैं क्योंकि हमारी पीठ पर बहुत भार पड़ता है, हमारी मुद्रा सीधी नहीं होती, झुकाव रहता है और इसी वजह से मुझे चोट भी लगी थी। तो हमें पीठ पर भी काम करना होगा और ये ज़्यादातर निचले शरीर के लिए है क्योंकि हमें संतुलन और स्थिरता चाहिए, इसलिए हम संतुलन पर बहुत काम करते हैं जैसे सिंगल लेग या डिस्क बैलेंस। बेशक बाकी स्ट्रेंथ पार्ट जैसे स्क्वाट्स, लंग्स, हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं। वर्कशॉप्स के बारे में मैंने गो स्पोर्ट्स के जरिए बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड की हैं। तो मैंने रिकवरी पर कई सत्रों में भाग लिया है, पोषण के माध्यम से रिकवरी, खेल विज्ञान के माध्यम से जैसे फिजियोथेरेपी, शक्ति और कंडीशनिंग के माध्यम से। रिकवरी के तहत कई हिस्से आते हैं, हमने वो वर्कशॉप्स की। फिर एंटी डोपिंग की वर्कशॉप थी जो ज़रूरी है क्योंकि इंटरनेशनल या डोमेस्टिक मैच में हमें इन बातों की जानकारी होनी चाहिए और हमें ये जानना चाहिए क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है, भले ही हम कोई गलत काम ना कर रहे हो, लेकिन ऐसा हो जाता है, हमें नहीं पता होता कि हम डोपिंग में आने वाली कोई चीज़ ले रहे हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो एंटी डोपिंग का हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण था। फिर खेल विज्ञान पर एक पूरा सत्र था और यह निश्चित रूप से बहुत अहम है। हाँ, वर्कशॉप्स गो स्पोर्ट्स और इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा आयोजित की गईं। जब हार रहे हों और वापसी चाहिए, क्या करते हैं? मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही शीर्ष पर रहने के बजाय वापसी करने में बेहतर हूँ क्योंकि मैंने बहुत वापसी की है और मैं उस वक्त हार नहीं मानता। जब आप हार नहीं मानते तो आपको प्रक्रिया के साथ लगातार बने रहना होगा, काम पर डटे रहना होगा और हार नहीं माननी होगी। अगर आपके मन में एक पल को भी हार मानने का ख्याल आता है तो आप उसे खो देते हैं। फिर आपको वो अति विचार घेर लेते हैं कि शायद मैं इसे नहीं कर पाऊंगा या शायद ये बस नहीं होगा। तो उस जोन में रहना, काम और प्रक्रिया से जुड़े रहना, मुझे पता है कि 60 शॉट्स तक प्रक्रिया में बने रहना उपवाऊ है, पर हमें बस उन 60 शॉट्स के लिए वहीं टिके रहना है। और फिर मैं कहता हूँ ठीक है, बस आखिरी 10, आखिरी 5 शॉट्स ये मेरे हाथ में है, तो मैं हार नहीं मानता और वर्तमान में रहता हूँ। हाँ, क्या कोई प्री शॉट रूटीन या अंधविश्वास है? मेरी एक बड़ी दिनचर्या है और यह मेरे लिए भगवान जैसी है क्योंकि मुझे इसे छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इसे कभी नहीं छोड़ता। अगर मैं अपनी दिनचर्या का कोई भी एक हिस्सा छोड़ दूं और सोने चला जाऊं तो मैं उठ जाता हूं। चाहे रात के 12 या 1 बजे हों, मैं उठूंगा, उसे करूंगा और फिर वापस सो जाऊंगा। तो मेरी कुछ दिनचर्याएं हैं, ये बहुत ही बुनियादी दिनचर्या है, जैसे मैच से पहले अगली सुबह के लिए रात में सब तैयार करना, सारे कपड़े निकालना, बैग पैक करना और कुछ अन्य जैसे स्किन केयर रूटीन। मुझे पता है कि यह शूटिंग से जुड़ा नहीं है, पर मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें लगातार रहता हूँ तो यह मेरी शूटिंग में भी मदद करता है। लेन के बाहर की छोटी छोटी बातों में निरंतरता मुझे लेन पर भी निरंतर रहने में मदद करती है। तो मेरी एक दिनचर्या है। मैच से पहले मेरी वार्म अप रूटीन होती है। हम मानसिक, शारीरिक और तकनीकी वार्म अप करते हैं, तो वो रूटीन रहती है। और अंधविश्वास, मुझे असल में बहुत अंधविश्वास थे, मुझे नहीं पता क्यों, ये बस वही था। जब मैं गली में चलता हूँ मैं हमेशा अपना दाहिना पैर पहले रखता हूँ। ये कुछ ऐसा है जो मैं हमेशा चलते समय करता हूँ। मैं हमेशा दाहिना पैर पहले रखता हूँ, जूते का फीता भी दाहिने पैर से ही बांधता हूँ और जूते पर वो थपकी भी
हाँ, मैं मैचों में हमेशा कॉलर टी शर्ट पहनता हूँ। मुझे पता है ये अजीब है, पर ज़्यादातर खिलाड़ी इन अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं। हाँ, ठीक है। शूटिंग के किन हिस्सों ने तुम्हें पता है जीवन में सबसे बड़े सुधार दिए हैं? मैं निरंतरता कहूँगा, क्योंकि उसे पाना बहुत कठिन है। आप नहीं कर सकते, या मैं कल ही इस बारे में बात कर रहा था। इस पर हमारी गो स्पोर्ट्स की एक प्रो सेशन थी। वहाँ एथलीट थे और मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि लगातार बने रहना बहुत उबाऊ होता है, अनुशासित रहना भी बहुत उबाऊ है, क्योंकि रोज़ एक ही काम करना बहुत बोरिंग होता है। और मुझे ये करना पसंद है, पर एक समय पर आप ऊब जाते हैं, करना नहीं चाहते। पर जब आप करते रहते हैं तो ये आदत बन जाती है, फिर आपको असल में करना नहीं पड़ता। हो जाता है। आप इसे भूल भी जाएं तो भी किसी न किसी तरह कर ही लेंगे। तो हाँ, ये बस हो जाता है। आपके अनुभव में निशानेबाजों को क्या सुधारने पर ध्यान देना चाहिए? मैं कहूँगा कि उन छोटी और बुनियादी बातों पर ध्यान दें जिन्हें हम ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते। जैसे बुनियादी बातों पर टिके रहें। तकनीकी में संतुलन और निशाना लगाना। हमें लगता है कि बस देखना है, निशाना मिलाना है और गोली चलानी है, लेकिन निशाना लगाना भी काफ़ी मुश्किल है। कभी कभी आप केंद्र में होते हैं और देखते हैं कि आप बाहर जा रहे हैं, केंद्र से दूर हो रहे हैं, पर फिर भी ट्रिगर दबाते हैं और इससे बड़ा फर्क पड़ता है। आप 1-0-0.1 से हार सकते हैं, अपना पदक या फाइनल खो सकते हैं। तो बस बुनियादी बातों पर टिके रहें। और शूटिंग का सबसे अहम हिस्सा सांस लेना है। ये बहुत स्वाभाविक और बुनियादी है, पर इसमें महारत हासिल करना बहुत मुश्किल है। मैंने सीनियर्स में आकर सीखा। मैंने अब सीखा है सही सांस लेना। सांस लेना सीखने में मुझे 8 साल लगे और अब भी मैं इसमें महारत हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये मुश्किल है। जब आप अपनी सांस लेने का तरीका बदलते हैं तो ये आपकी पूरी तकनीकी दिनचर्या बदल देता है। लेकिन अगर आप इसे बदल कर स्वाभाविक रूप से करते हैं तो ये आपकी शूटिंग के लिए सबसे अच्छा है। आप सचमुच एक चैंपियन हैं। और अब तक का आपका सबसे बड़ा पल कौन सा रहा है? ये U2023 के नेशनल थे, तो मैंने क्वालिफिकेशन राउंड में 63.3 के स्कोर के साथ टॉप किया और मैं बहुत खुश था। तब मैं सीनियर फाइनल्स में था और फाइनल में पहले 5 शॉट्स के बाद मैं अच्छे स्कोर के साथ फिर से टॉप पे था और मेरे और दूसरे स्थान के बीच काफ़ी अंतर था। और फिर मैंने अगले 3 शॉट्स मारे और फिर चौथे शॉट पर मैंने अपनी राइफल उठाई और कुछ मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मैंने ट्रिगर दबा दिया। ये तो बस हो गया, मैंने इसे नहीं किया, पर ये तो बस मैंने बस इसे खींचा था और जो वॉश आउट शॉट था, पर स्क्रीन पर न दिखने से किसी को पता नहीं चला। मैंने फिर भी अपना काम पूरा किया। सबको लगा मैं बस होल्ड कर रहा था या शॉट कैंसिल कर दिया था, पर मैंने ध्यान दिया। फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, पर फिर मैं अगले शॉट पर गया और वो एक वॉश आउट शॉट था। तो मैं सोच रहा था यो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। तो मैंने सोचा नहीं, मुझे ये बात सिर्फ अपने तक ही नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर भीड़ को ये पता चल जाता है कि मैंने वो शॉट मिस कर दिया है तो उस वक्त मुझे खुद के साथ ईमानदार रहना ही था। मैं बस चुपचाप रहकर अगला शॉट नहीं मार सकता था और पहली पोजीशन पर नहीं आ सकता था। तो मैंने सिर्फ जूरी सदस्यों को इसके बारे में बताया और उस शॉट को शून्य गिना गया। उन्होंने ये भी जांचा कि क्या शॉट लेन के ऊपर दिखाया गया था, लेकिन वह नहीं था और उन्होंने इसे शून्य गिना। तो मेरी रैंक गिरकर 8 हो गई और मुझे 8वें स्थान पर बाहर कर दिया गया। मुश्किल था, पर जब राइफल नीचे रखी, भीड़ मेरे लिए जोर से जयकार कर रही थी और सब खड़े थे। पूरी भीड़, सभी जूरी सदस्य मेरी ईमानदारी की वजह से खड़े थे। तो मैंने उस समय नेशनल नहीं जीता, लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा और अलग अनुभव था, जो मुझे नहीं लगता कि अगर मैंने मेडल जीता होता तो मैं अनुभव कर पाता।
तो ये बहुत अलग था और कुछ ऐसा जो मेरे साथ अभी भी है। मैंने उस गलती से सीखा और मैं अभी भी डरता हूँ कि मैचों में इसे दोहराऊं नहीं, और इससे बाहर निकलना मुश्किल रहा है पर मज़ा आया। हाँ। हमें दिल्ली में आईएसएसएफ प्रतियोगिताओं में अपने अनुभव के बारे में बताएं और कुछ। तो मैं इट्स फिर से ये मेरा क्वालिफिकेशन राउंड था और मैंने क्वालिफिकेशन राउंड में बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। मैं कहूँगा कि मैंने वहाँ बहुत बुरा खेला, ये बहुत बुरा था। मुझे खुद से इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और उस मैच के बाद मैं बहुत दुखी था। तो अगले दिन फिर से क्वालिफाइंग राउंड में शुरुआत में मुझे इसे संभालना मुश्किल पड़ा, लेकिन मैंने इसे अच्छे स्कोर के साथ ख़त्म किया। फिर फाइनल्स थी, हमारा 6-7 अंकों का अंतर था और हम टीम इंडिया 1 के खिलाफ मुकाबला कर रहे थे। हम टीम इंडिया 2 थे। हमें जीतने के लिए 16 पॉइंट चाहिए थे, दूसरी टीम 15 पर थी और हम 9 पर। तो उस समय वापसी करना बहुत मुश्किल था और सबको लगा कि टीम 1 ने मेडल जीत लिया है, लेकिन मैं और मेरे पार्टनर ने कहा नहीं, हम इसे नहीं छोड़ सकते, सिल्वर से संतुष्ट नहीं हो सकते, हमें गोल्ड के लिए जाना है। और एक और बात मेरे मन में थी, मैंने अब तक 8 अंतर्राष्ट्रीय खेले हैं और उनमें 8 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीते हैं। ये मेरा 8वां अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण था। तो मैंने 7 स्वर्ण पदक जीते। मैंने सोचा मैं बस रजत पर समझौता नहीं कर सकता और स्वर्ण पदक से चूक नहीं सकता। तो मैंने कहा चलो करते हैं। तो हम लगे रहे, हमने शानदार वापसी की और स्वर्ण पदक जीता और वह मेरा आखिरी जूनियर अंतर्राष्ट्रीय था। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। हाँ। खेल के लिए दुनिया भर में घूमना कैसा लगता है और इसमें क्या पसंद है? ये मज़ेदार है। हम पूरी टीम के साथ जाते हैं, मेरे दोस्त भी साथ होते हैं। कोचों के साथ भी जाना सच में बहुत मज़ेदार होता है। आप उन्हें और जान पाते हैं, पता चलता है कि वे शूटिंग रेंज के बाहर कैसे होते हैं। हम कोचों और टीममेट्स के साथ मज़े करते हैं और हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं और नए देश की यात्रा हमेशा एक अच्छा अनुभव होती है। हमें खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपको खूबसूरत लोगों से मिलने को मिलता है। तो हाँ, टीम के साथ दुनिया भर में घूमना सच में बहुत अच्छा लगता है। शूटिंग में 1.10 भी सब कुछ बदल सकता है। आप दबाव में कैसे मुकाबला करते हैं? और मैंने यह भी पढ़ा कि आप सिर्फ 0.1 के अंतर से जीते थे। आपको उस समय कैसा महसूस हुआ? क्या आपको विश्वास नहीं हो रहा था या आप बहुत ज़्यादा खुश थे? तो मैं 0.12 से हार गया और मैं 0.12 के अंतर से जीता। यह मुश्किल है, लेकिन आपको अंकों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने काम पर ध्यान देते हैं, वर्तमान में रहते हैं और खुद पर भरोसा रखते हैं, अगर आप अंकों के बारे में सोचते रहते हैं कि क्या होगा अगर मैं हाँ और स्कोर कार्ड देखते रहते हैं, मैं फाइनल में ऐसा कभी नहीं करता। मैं कभी स्कोर कार्ड नहीं देखता, मैं बस वहीं आंखें बंद करके रहता हूँ, सांस लेते हुए कि पिछला शॉट जो भी था अगले पर ध्यान दें। और मैं हमेशा एक बात का ध्यान रखता हूँ कि मैं अपनी पूरी दिनचर्या में कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता जिससे मैं उस 0.1 के अंतर से चूक जाऊँ। तो मैं हमेशा वर्तमान में रहता हूँ और अपना काम करता हूँ, स्कोर कार्ड या किसी और एथलीट के प्रदर्शन पर ध्यान नहीं देता। आप लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में बहुत अच्छे होंगे। क्या यह आपको वास्तविक जीवन में फ़ोन या सोशल मीडिया जैसे विकर्षणों को अनदेखा करने में मदद करता है? हाँ है, 12वीं से पहले मेरे पास सोशल मीडिया नहीं था क्योंकि पढ़ाई, शूटिंग और सोशल मीडिया पे काम संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता, तो मैंने नहीं किया। लेकिन अब
मेरे पास है और ये उतना मुश्किल नहीं है क्योंकि मुझे सोशल मीडिया की ज़्यादा परवाह नहीं है। हाँ, मेरे कुछ पोस्ट तो हैं बट वो पता है ये एक बाहरी चीज़ है। इसका मेरी शूटिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं कभी सोशल मीडिया या किसी और चीज़ को अपनी शूटिंग में दखल नहीं देने देता। जब मैं लेन पर होता हूँ तो वह एक बिल्कुल अलग दुनिया होती है। रेंज पर भी नहीं, लेन पर होने पर बात ही कुछ और होती है। मुझे बस हथियार और निशाने के साथ उस दायरे में रहना होता है। तो मुझे नहीं लगता सोशल मीडिया मुझे प्रभावित करता है या ये कभी मुझे प्रभावित करेगा, लेकिन मैंने बहुत से एथलीटों को वास्तव में इससे प्रभावित होते देखा है क्योंकि अब टिप्पणियां पढ़ते हैं और लोग होते हैं जो टिप्पणी करते हैं आपकी पोस्ट पर अजीब बातें लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं, मुझे परवाह नहीं। आखिर निशानेबाजी और जीवन में आपकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं? तो मैं 2028 के एलए ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा हूँ और अभी अगले महीने मेरे नेशनल्स हैं और मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। मैंने अभी अभी सीनियर टीम में डेब्यू किया है और मेरे पास बहुत कुछ है। मुझे सीनियर टीम में जगह बनानी है अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए। तो अगले साल में उसके साथ हमारे ट्रायल्स होंगे, तो बहुत सारे लगातार मैच लगे हुए हैं और जिन पर मैं ध्यान दे रहा हूँ और साथ ही मुझे अपनी रिकवरी पर भी ध्यान देना है क्योंकि इतने सारे मैच लगे होना मुश्किल है। रिकवरी वाले हिस्से पर भी काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मुझे दोनों पर काम करना है। मैं काफ़ी घबराया और डरा हुआ हूँ कि अगले साल ये कैसा रहेगा, लेकिन मैं इसके लिए उत्साहित भी हूँ क्योंकि यह एक अच्छा अनुभव होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। मैं इसके लिए उत्सुक हूँ। गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने भारत के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो श्रोता बदलाव लाना चाहते हैं वे किस तरह से सबसे अच्छा समर्थन कर सकते हैं? तो मेरी इस यात्रा में मैं गो स्पोर्ट्स टीम के साथ लगभग 3 साल से हूँ और इन 3 सालों में उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया है जहाँ मुझे मदद चाहिए थी। तो सबसे बड़ी बात मेरी चोट थी। मैं 2024 में पीठ की चोट से जूझ रहा था। ये 2023 में शुरू हुई थी पर मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि कई प्रतियोगिताएं थीं। तो मैंने दर्द झेला और करीब 1 साल तक चोट रही, लेकिन 2024 में ये और बिगड़ गई और मैंने लक्ष्य शूटिंग क्लब और गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन को बताया और तभी उन्होंने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने मुझे फिजियोथेरेपी और पोषण सत्रों में मदद की और साथ ही ये शारीरिक चोट थी पर मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालती है क्योंकि उस समय आप ठीक नहीं होते, कई चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। आप उस चोट से उबरने के बाद तुरंत वापसी करना चाहते हैं और उस समय यह काफ़ी मुश्किल होता है। आपको लोगों की ज़रूरत होती है, आपको ऐसे माहौल की ज़रूरत होती है जो आपका साथ दे। वे हमेशा मेरे साथ थे। किसी मोड़ पर मैंने सोचा शायद उन्हें मुझ में अब कोई दिलचस्पी ना हो। मुझे लगा था पर नहीं, सब हर पल मेरे साथ थे और चोट से उबरने में मदद की। गो स्पोर्ट्स टीम ने ख्याल रखा और उस वक्त मुझे इससे बहुत मदद मिली और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं चोट से आज़ाद हूँ और अब वो नहीं है और मैं अच्छे ग्राफ के साथ वापस ट्रैक पर हूँ। तो गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने कई मायनों में मेरी मदद की है। चोट उनमें से एक है। रिकवरी सेशंस, चाहे वो स्पोर्ट्स सेशंस हों या मानसिक रिकवरी के लिए, ऐसे कई सेशंस हैं जो हम करते हैं और जो किसी भी एथलीट के भविष्य के लिए बहुत मददगार हैं। आपको बहुत कुछ पर काम करना है। आप सिर्फ रोज ट्रेनिंग करके मेडल नहीं जीत सकते। नहीं, एक एथलीट को जिन सभी पहलुओं पर काम करना चाहिए उन पर आपको काम करना होगा। पोषण, खेल, सब कुछ। कई सत्र होते हैं, कई हिस्से हैं जिन पर आपको महारत हासिल करनी है।
गो स्पोर्ट्स ने उन चीज़ों में मेरी मदद की है और मैं उस पे काम कर रहा हूँ और वहाँ हम सब अच्छा कर रहे हैं। उससे बात करके मज़ा आया। मुझे लगा कि उसने जीतने के बजाय ईमानदारी को चुना। यह सचमुच शानदार था। अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या चुनते? मैं ईमानदारी ही चुनता। सच कहूँ तो जीत से ज्यादा मैं ईमानदारी को ही चुनना पसंद करता। लेकिन हाँ, यह बहुत शानदार था।